आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं शौकत अली सूफ़ी पेश खिदमत हैं आज की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, भारतीय जनता पार्टी के सदर जगत प्रकाश नड्डा, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत कई वज़रा और लीडरान ने हफ्ते के रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की सालगिरह पर उनकी समाधि सदैव अटल पर गुलहाए अखीरत पेश करते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया। मिस्टर मोदी ने उन आजहानी वाजपेयी को खराज अकीदत पेश करते हुए ट्वीट किया, मोहतरम अटल जी को उनकी सालगिरह पर सलाम। उनकी मुल्क के लिए खिदमत हम सब के लिए मिशल राह है। उन्होंने हिंदुस्तान को मजबूत और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी। उनकी जानिब से किए गए तरक्याती कामों से लाखों हिंदुस्तानियों की ज़िंदगियों को मुतासिर किया है। मिस्टर बिरला ने ट्वीट पर लिखा, मिस्टर वाजपेयी पूरे हिंदुस्तान को अपने साथ लेकर चलते थे। उनकी फ़िक्र और ज़िंदगी की जद्दोजहद की कहानी आने वाली नस्लों के लिए तहरीक का सरचश्मा है। मिस्टर नड्डा ने कहा कि मादर वतन की खिदमत में अपनी ज़िंदगी वक्फ करने वाले हम सब के रहनुमा आजहानी वाजपेयी की सालगिरह पर उनकी समाधि सदैव अटल जाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। मुल्क की तामीर में उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। मिस्टर सिंह ने कहा कि मैं अटल जी को उनकी सालगिरह पर सलाम पेश करता हूँ। वो एक अजीम कौम परस्त थे जिन्होंने एक नामवर मुखर्रिर, एक शायर, एक काबिल मुंतज़िम और एक काबिल ज़िक्र इस्लाह पसंद के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी। हिंदुस्तान की अवाम ज़िंदगी में अटल जी के ताउन को कभी भुला नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, अटल जी की दत्तक पुत्री नमिता और उनके परिवार के सदस्य, नायब सदर वेंकैया नायडू ने हफ्ते को कहा कि जो मेंबरान पार्लियामेंट या अरकान असम्बली अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते हैं, वो मुख्तलिफ सतहों पर एग्जीक्यूटिव से सवाल करने का अपना अखलाकी हक खो देते हैं। नायब सदर जमहूरिया ने चेन्नई में साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 97वीं यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश किया। मिस्टर वाजपेयी के यौम पैदाइश को गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने एक वीडियो पैगाम में कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए एक अच्छे मुकन्ना की ज़रूरत है ताकि एग्जीक्यूटिव के अवाम के सामने जो जवाबदेही को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि वक्फ सवाल, मुख्तसर दौरानिया की बहस, बिलों पर बहस वगैरह के ज़रिए मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत से पॉलिसियों के निफाज, मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद के बारे में सवाल कर सकते हैं। मिस्टर नायडू ने कहा कि अच्छे MLA की ज़रूरत है जो अवाम की तरफ से उन पर किए गए एतमाद के साथ इंसाफ करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर सकें। उन्होंने बताया कि मुकन्ना की निगरानी और जवाबदेही बार बार रुकावटों और ज़बरदस्ती मुलतवी होने की वजह से तवक्कुआत से कम हो रही है। उन्होंने कहा कि गैर फ़ाल मुकन्ना ढीले तर्ज हुक्मरानी का बास बनती है क्योंकि मुकन्ना में एग्जीक्यूटिव के दरमियान पूछ गुछ का कोई खौफ नहीं होगा। ever and one of the most glittering stars of our political firmament, the charismatic former Prime Minister
was an outstanding parliamentarian, able administrator, poet, writer, orator par excellence, and above all, a great human being. Atalji was an exemplary champion of a consensual politics, who throughout his active political life demonstrated the spirit of understanding and give and take. I had an opportunity to work under his leadership as a Minister for Rural Development, Panchayat Raj, a reformist with a foresighted vision. His tenure will always be remembered for ushering in connectivity revolution and citizen-centric governance. I am happy to know that a week-long Good Governance Week is being observed since December 20th, 2021. Atalji strongly believed in placing people at the center of development agenda and demonstrated how democracy can be strengthened through good governance in a people-centric mode. Governance is the process by which decisions are taken and the process of their implementation. Decisions are taken and implemented through an elaborative institutional mechanism to serve the needs of the society. Ultimately, रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने तेलंगाना अवाम को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करते हुए उन्होंने अपने जारी करदा पैगाम में कहा कि क्रिसमस का त्यौहार अवाम में मोहब्बत, अमन और भाईचारा और तरक्की का ज़ामिन बनेगा। उन्होंने ईसाई तबके से अपील की कि वो करुणा के रहनुमायाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल करते हुए क्रिसमस त्यौहार का इनेकाद अमल में लाएं और समाजी फासले का खुसूसी तौर पर ख्याल रखें। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश पर आज उन्हें हर कोई याद कर रहा है। हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की पैदाइश 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुई थी। उनके यौम पैदाइश को गुड गवर्नेंस के डे के तौर पर मनाया जाता है। यही वजह है कि आज के खास दिन को गुड गवर्नेंस डे के बीजेपी मना रही है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ से रियासत के 1 करोड़ तलबा को फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन्स तकसीम करने की मुहिम का इफ्तिताह किया। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश पर मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए लिखा, इज्जत माब अटल जी आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों से लड़ते हुए और आज़ादी के बाद इमरजेंसी में भी जेल गए, लेकिन नज़रियात से कभी समझौता नहीं किया। उनके रोशन ख्याली हम सब के लिए हिंदुस्तान की तामीर नौ के लिए रोशनी के मीनार साबित होंगे। भारत रत्न के कदमों में करोड़ों सलाम, उन्होंने लिखा। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने साबिक वजीर आजम आन जहानी अटल बिहारी वाजपेयी को मुल्क का सबसे बड़ा दूरंदेश सियासी शऊर रखने वाला कायद करार देते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने सियासी बसीरत के जरिए न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मुस्तहकम किया बल्कि हिंदुस्तान को दिफाई और माशी तौर पर मुस्तहकम किया है। और उन्हीं के मिशन को आगे बढ़ाते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की खानदानी डिक्टेटर हुकूमत का खात्मा किया और आज हिंदुस्तान आलमी सतह पर तरक्की की बुलंदियों पर पहुंच गया है। किशन रेड्डी आज अटल बिहारी वाजपेयी की सालगिरह के मौके पर रियासती बीजेपी ऑफिस में एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने अटल बिहारी वाजपेयी और एल के अडवाणी को मुल्क के हकीकी मुजाहिदीन आज़ादी करार दिया। ఫోన్ లేనటువంటి వ్యక్తి ఈ దేశంలో పట్టణ ప్రాంతాల్లో అర్బన్ ఏరియాస్లో లేవంటే అతిశయోక్తి లేదు. మనిషి జీవనంలో సెల్ ఫోన్ యొక్క భాగస్వామి మారింది. ఆ సెల్ ఫోన్ వ్యవస్థ ఈ దేశంలో ప్రవేశపెట్టింది అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి అని సందర్భంగా మనం ఏ విషయంలో తీసుకున్నా ముందు చూపు కలిగినటువంటి నాయకుడు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు. కాబట్టి అలాంటి మహానాయకునికి మనమందరం కూడా ఈరోజు శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తున్నాము. ఆ శ్రద్ధాంజలి ఘటించడమే కాదు, వారి అడుగు జాడలో నడవాలి.
వారు చూపించినటువంటి బాటలో నడవాలి. ఏ సిద్ధాంతం మీద మనం ముందు పెట్టారో ఆ సిద్ధాంతాన్ని మనస వాచ కర్మ మనం నమ్ముకుంటూ పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. పేద ప్రజలకు సేవ చేయాలి, బడుగు బలైన వర్గాలకు సేవ చేయాలి, దేశాన్ని అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి దిశలో ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. అదే నిజమైనటువంటి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారికి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలుగా మనం ఇచ్చేటువంటి నివాళులు, శ్రద్ధాంజలి అని చెప్పి సెలవు ఇస్తూ మరొకసారి భారతీయ జనతా మోర్చా రాష్ట్ర కమిటీకి रियासती वजीर टी हरीश राव ने कहा कि सिद्दीपेट तमाम पहलुओं से बीज की पैदावार के लिए साजगार है और जिला जल्द ही बीज के मरकज के तौर पर उभरेगा। राव ने शनिचर को सिद्दीपेट में रियासती बीज सर्टिफिकेशन बोर्ड और बीज गोदाम की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने ज़राई बाज़ारों को कमज़ोर किया है और किसानों की जद्दोजहद ने मरकज़ को फार्म क़वानीन को मनसूख करने पर मजबूर किया है। मरकज़ धान की खरीदारी पर दोहरे मौक़ूफ़ पर अमल पैरा है और किसानों को उनके तय मरकज़ के रवैये को समझना चाहिए। हरीश राव ने कहा कि किसानों को वो तिजारती फसलें काश्त करनी चाहिए जिनकी मांग है और सिद्दीपेट ज़िला बीज की पैदावार के लिए साजगार है। रियासत के 5 अजला में सीड कारपोरेशन के दफातर हैं और सिद्दीपेट छठा ज़िला बन जाएगा जिसमें सीड कारपोरेशन का दफ्तर है। उन्होंने मजीद कहा कि किसानों और लारी ड्राइवरों की मदद के लिए एएमसी के गोदामों और शेडों को खुसूसी नाम दिए जाएंगे। वजीर अक़लियती बहबूद कुपला ईश्वर ने तेलंगाना के अवाम को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करते हुए उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत, भाईचारा, मसावत, रहमदिली, हमदर्दी और अमन की तालीम दी है। उस पर अमल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। कि ईश्वर ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तमाम मज़ाहब और तमाम तबक़ात का एकसां ख्याल रखते हैं। टीआरएस हुकूमत ने अक़लियतों को तालीम से आरास्ता करने के लिए 204 रेसिडेंशियल स्कूल का क़याम अमल में लाया और हर साल 500 तुलबा को बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल करने के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप के तहत 20 लाख रुपए फराहम किए जाते हैं। टीआरएस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि बीजेपी और रेवंत रेड्डी के दरमियान फिक्सिंग है, इसीलिए रेवंत रेड्डी किसानों के मसले पर मरकजी वजीर पीयूष गोयल पर तनकीद करने के बजाय रियासती हुकूमत और वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबे वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने किसानों के मसाइल को लेकर इंदिरा पार्क के पास धरना मुनज़्ज़म किया और टीआरएस अरकान पार्लियामेंट दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को चलने नहीं दिया और टीआरएस कायदीन रियासत भर में धान की खरीदी को लेकर रियासत गिर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इसके अलावा रियासती वज़रा आज तक भी धान की खरीदी के मसले को लेकर दिल्ली में कैंप किए हुए हैं। इसके बावजूद रेवंत रेड्डी और बंडी संजय की जानिब से वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर किसानों से कोई दिलचस्पी न होने का इल्ज़ाम आयद करते हैं जो मज़ा का खेज नहीं है। और मज़ा का खेज नहीं है तो और क्या है। टीआरएस एमएलए जीवन रेड्डी ने 3 मार मल्लाना पर तनकीद करते हुए कहा कि वो जर्नलिस्ट नहीं है बल्कि ब्लैक लिस्टेड हैं। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत ने कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट को न तो कौमी दर्जा दिया और न ही उसकी तामीरी कामों में मरकजी हुकूमत का 1 रुपया भी फराहम नहीं किया गया और न ही रईत बंधु स्कीम में किसी किस्म का ताउन कर रही है। पीएम दिल्ली तक मूवमेंट कर दिया ये परचेसिंग ऑफ द पैडी के लिए, मगर रिस्पांस नहीं है। सेंट्रल में 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने धरने करा, बाद में फिर हमारा सीएम भी इन्वॉल्व होके धरना करा हैदराबाद इंदिरा पार्क में। बाद में हमारा एमपी लोग पार्लियामेंट में बात करे, उसका बाद में भी रिस्पांस नहीं आया। तो कल हमारा एमपी सर मिनिस्टर जाके भी बोला पीयूष गोयल को, फिर भी उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, लिख के नहीं दिया। इसलिए हम हमारा मिनिस्टर्स एमपी वापस आ गया। कांग्रेस बीजेपी वाला झूठा बोल रहा, हम फेल हो गए, बोल को फेल नहीं है, हम पास हो गया। जो तेलंगाना विपक्ष अधिकार है, तेलंगाना का अलग राजनीति अधिकार है, वो हमने बोल रहे तेलंगाना को रिस्पांस नहीं दे रहे, तेलंगाना में पैसा नहीं दे रहे, तेलंगाना में प्रोग्राम नहीं कर रहे बोल के वो सही हो गया। अभी पूरा लोग अभी वो मान रहे। फिर अभी जो स्टेट में अभी तक
60 लाख मेट्रिक टन हमने खरीद लिया। उसके लिए 11,000 करोड़ फार्मर्स का अकाउंट में भी डाले, फिर भी खरीद लेते। ये पीएम साहब आप नहीं सुनाए तो, पीयूष गोयल नहीं सुनाए तो, यहाँ से बच गए सो राइस लेके उसका घर में फेंक देते। पीएम मोदी का घर में, पीयूष गोयल का घर में, अमित शाह का घर में, और यहाँ की किशन रेड्डी का घर में, यहाँ का बंडी संजय गुंडू अरविंद का एमपी लोगों का घर में ये पूरा राइस वहां फेंक देते। फेंक देने के बाद में भी हम कैसा भी फार्मर्स के लिए कर रहे। अभी तक 3,20,00,000 करोड़ खर्चा करे, 1,20,000 करोड़ फॉर कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए करे। उसमें 1 रुपया आपका है तो, आपका दम है तो दिखाओ। 25,000 करोड़ मिशन काकतीय के लिए खर्चा करे, आपको दम है तो उसमें भी दिखाओ। अगर 35,000 करोड़ हमें रैतु ऋणमाफी का फ्री लोन्स करा दिया, उसमें भी आपका पैसा है तो दिखा दो। और 43,675 करोड़ के लिए रैतु बंधु दिया। गवर्नमेंट विप बल्का सुमन ने बीजेपी से सवाल किया कि 2 करोड़ मुलाजिमतें फराहम करने का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने इंतखाबी मंशूर में ऐलान किया था, मगर आज तक 7 सालों में मरकज़ ने 2 लाख मुलाजिमतें भी फराहम नहीं की। मगर बीजेपी कायदीन अपनी नाकामियों को पसेपुष्ट डालते हुए रियासत तेलंगाना की हुकूमत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करते हुए बेरोज़गार नौजवानों को मुलाजिमत फराहम न करने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। हालांकि वज़ीर IT KT रामाराव ने अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए IT सेक्टर में लाखों रोज़गार फराहम किए। TRS हुकूमत ने न सिर्फ हज़ारों सरकारी तकर्रुरात फराहम किए बल्कि मज़ीद सरकारी तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी किया। बल्का सुमन मीडिया से बात करते हुए बीजेपी कायदीन पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो KCR ख़ानदान पर गैर पार्लिमानी अल्फाज के ज़रिए हमला करते हुए अपनी बदअखलाक़ी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। बल्का सुमन बीजेपी कायदीन को मुतमना किया कि वो अपने हुदूद में रहें, वरना TRS कारकुनों के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा तो उस पर कंट्रोल करना मुश्किल होगा। భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులకు ఉద్యోగాల విషయంలో అవగాహన లేదు. వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క అంశంలో ఏదో చిల్లర రాజకీయం చేయడం ద్వారా భవిష్యత్తులో ఏదైనా 4 ఓట్లు వస్తాయి, కొంత మద్దతు దొరుకుతాయని రాజకీయపరమైనటువంటి డ్రామా తప్ప దాంట్లో వాళ్ళకి స్పష్టత లేదు. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, నేను ఇంత స్పష్టంగా చెప్పిన 132,899 ఉద్యోగాలు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక మా ప్రభుత్వం భర్తీ చేసింది. అధికారికంగా బహిరంగ లేఖ మా రాష్ట్ర మంత్రివర్యులే రాశారు కేటీఆర్ గారు. ఏ శాఖ పరిధిలో సింగరేణిలో ఎన్ని ఇచ్చినాం, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్లో ఎన్ని ఇచ్చినాం, వివిధ శాఖ పరిధిలో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎన్ని ఇచ్చినామని వివరాలు మేము రిలీజ్ చేశాం. ఇప్పుడు కూడా మీరు గమనించినట్టయితే రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులు వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల్లో ఏముంది, 95% స్థానికులకే ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని ఉంది. ఆ 95% స్థానికులకే ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలనేటటువంటి రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులు తీసుకురావడానికి మా ముఖ్యమంత్రి గారు, మా ప్రభుత్వం ఎంత కష్టపడ్డదో మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. దాని విషయంలో జాప్యం చేసింది ఎవరు? కేంద్ర ప్రభుత్వమే కదా. వీళ్ళు ఎప్పుడో 95% बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने रियासती वजीर KT रामाराव की जानिब से मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को हैदराबाद में 9 जनवरी को शो मुनक़िद करने की इजाज़त देने पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि मुनव्वर फारूकी के कॉमेडी शो पर मुल्क की 16 रियासतों में पाबंदी आयद की गई है, क्योंकि मुनव्वर फारूकी अपने शो में हिंदू तबके के देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है। उन्हें हैदराबाद में शो मुनक़िद करने की KT रामाराव ने किस तरह इजाज़त दी, इसकी वजाहत करें। को देवी देवताओं के ऊपर वो कमेंट करता है। सभी भाई बंधुओं को जय सिया राम। मैं आपका राजा सिंह। 9 जनवरी के दिन एक हरामी तेलंगाना में आने वाला है। उसका नाम है मुनव्वर अली। वो हरामी अपनी कॉमेडी के दौरान हिंदू देवी देवताओं पर कमेंट करता है। भगवान रामचंद्र जी के ऊपर, सीता माता के ऊपर, अनेकों देवी देवताओं के ऊपर वो कमेंट करता है। और वो व्यक्ति को बुलाने वाले हमारे महान व्यक्ति KTR साहब है। और वो मुनव्वर मादर, गाली आ रही है मुझे, ठीक है, अब सही बहुत सारे लोग ये वीडियो देखेंगे, गाली तो नहीं देना चाहूंगा। तकरीबन 16 स्टेट के मुख्यमंत्रियों ने उस व्यक्ति को बैन किया है कि तेरा जैसा हरामी हमारे स्टेट में नहीं आना है। तो 16 स्टेट के लोगों ने उस व्यक्ति को बैन किया है। तो ऐसा व्यक्ति को KTR साहब बुला रहे कि आइए हमारे स्टेट में आप प्रोग्राम लगाइए, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। यानी
केटीआर साहब को पता है कि व्यक्ति देवी देवताओं को, हिंदू देवी देवताओं को गाली देता है, फिर भी उस व्यक्ति को बुला रहे, बोलो तो केटीआर साहब को हिंदुत्व के प्रति, देवी देवताओं के प्रति कितनी नफरत है, इससे साबित होता है। क्या जरूरत है ऐसे व्यक्ति को बुलाने की जो सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करता है, हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करता है। इसके बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। हर वीडियो में गुजरात के दंगे को लेकर कॉमेडी करता है, साधु संतों को लेकर कॉमेडी करता है, राम जी, सीता माता, अनेकों देवी देवताओं को लेकर कॉमेडी करता है ये साला। तो ऐसे हरामी को हम आने देंगे नहीं, इस हरामी को मार मार के भगाएंगे, जैसे 16 स्टेट के लोगों ने तू बेटा पैर रख, तेरे को काट के फेंक देंगे, ऐसा 16 स्टेट के लोगों ने कहा है। तो मैं सभी हिंदू भाई बंधुओं से कहना चाहूंगा कि सदर तेलंगाना जनता समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने रियासती हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजिमीन के तबादलों की जो फहरिस्त तैयार की गई है उस पर तनकीद करते हुए बताया कि उसमें कई मुलाजिमीन के साथ नाइंसाफ़ी की गई। खासकर असातिज़ा के तबादलों के मौके पर सदारती एलामिया को नज़रअंदाज किया गया। प्रोफेसर कोदंडराम ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुलाजिमीन के तबादलों के मौके पर की जाने वाली नाइंसाफ़ी को दूर करने के इक़दाम करें। ఆగస్టు 30 నాడు 124 జీవో వచ్చింది। ఆ జీవో ప్రకారం 3 సంవత్సరాల లోపల ఉద్యోగుల కేటాయింపు కూడా పూర్తి కావాలి। కానీ ప్రభుత్వం 3 సంవత్సరాల పాటు ఈ ఉద్యోగుల కేటాయింపు, ఉపాధ్యాయుల కేటాయింపు గురించి సంపూర్ణంగా మర్చిపోయింది, దాన్ని విస్మరించింది। ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఫైల్ను అటకెక్కించింది అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు। తీరా ఏం జరిగిందంటే ఆ ఆఖరి రోజు కూడా ముగిసిన తర్వాత ఇంకా పిల్లల్లో ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్లు ఎప్పుడు ఇస్తారని ఒత్తిడి పెరిగేసరికి హడావుడిగా కేటాయింపు ప్రక్రియను మొదలుపెట్టి దాన్ని వీలైనంత తొందరగా పూర్తి చేయాలని ఒక ప్రయత్నం చేశారు। ఈ పరిణామాలే ఇవాళ ఈ గందరగోళానికి మూల కారణం। వాస్తవానికి జీవో ప్రకారం ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ అనుసరించే కేటాయింపులు జరగాలి। ఇవాళ పాటిస్తున్నట్లుగానే కనబడుతున్నప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వము వాస్తవానికి పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల కేటాయింపు మీదే ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టడంతో లేనిపోని గందరగోళం తల్లి పాలన। हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार का डायरेक्टर जनरल एसीबी के तौर पर एंटी करप्शन ब्यूरो में तबादला किया गया था। आज अंजनी कुमार ने अपने नए ओहदे की जिम्मेदारी संभाली है। अंजनी कुमार आईपीएस ने आज डायरेक्टर जनरल एसीबी के ओहदे की जिम्मेदारी संभाल ली है। गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना हुकूमत ने आईपीएस ओहदेदारों के तबादलों के अहकामात जारी किए थे। उसके मुताबिक कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार का डायरेक्टर जनरल एसीबी के तौर पर तबादला किया गया था। आज अंजनी कुमार ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। इस मौके पर उनके मातहत ओहदेदारों ने उनको मुबारकबाद पेश की। सीनियर आईपीएस ऑफिसर सीवी आनंद ने हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर का अंजनी कुमार से जायजा हासिल कर लिया। सीवी आनंद ने आज 11:30 बजे ऑफिस में जायजा हासिल किया। वो 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। सीवी आनंद ने अपने इब्तदाई दौर के 10 साल माओइस्ट सरगर्मियों से मुतासर हाजला, वरंगल, आदिलाबाद और निज़ामाबाद में बहैसियत एएसपी और एसपी खिदमत अंजाम दी और कई एनकाउंटर्स में बजाते खुद हिस्सा लिया और माओइस्टों को ढेर किया। सीवी आनंद को 2002 में प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड से भी नवाजा गया। सीवी आनंद ने बहैसियत डीसीपी ईस्ट एंड सेंट्रल जोन खिदमत अंजाम दी। उसके बाद उन्हें कमिश्नर ऑफ पुलिस विजयवाड़ा की हैसियत से तबादला किया गया, जहां पर उन्होंने 2 साल खिदमत अंजाम दी। ट्रैफिक कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के ओहदे पर वो 3.5 साल तक काम करते रहे और कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद पर 3 साल तक बहैसियत खिदमत अंजाम दी। अपने कामयाबी के सफ़र को बरकरार रखते हुए सीवी आनंद ने आज बहैसियत कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद जायजा हासिल किया। आज हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस चार्ज लेने के संदर्भ में मैं राष्ट्र मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव साहब को मेरे
ग्रीटिंग्स और थैंक यू बोल रहा हूँ। इस अवसर पर आप सभी को पता है कि हैदराबाद शहर काफ़ी डेवलपमेंट के रास्ते पर चल रहा है और काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लॉ एंड ऑर्डर, पीस की बहुत ज़रूरत होती है और इस प्रयास में पुलिस का रोल हो जाता है। 2014 जब तेलंगाना राष्ट्र बना था, उस अवसर पर भी सीएम साहब ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए काफ़ी उन्होंने इस पर स्ट्रेस दिया था और फर्स्ट प्रायोरिटी जैसा उन्होंने कहा था। उसी तरीके से आज हैदराबाद और तेलंगाना राष्ट्र में भी उस पर फोकस है और लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरीके से यहाँ पर बनाए रखे हैं। उसको हम कंटिन्यू करेंगे, उस पर फोकस रहेगा, सभी ऑफिसर्स उस पर नज़र 24 घंटे लगाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्राइम्स भी काफ़ी रिपोर्ट होते हैं, हर तरीके के क्राइम्स। ये बीच साइबर क्राइम भी काफ़ी बढ़ गया है, हर तरीके का साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड्स हो या चीटिंग हो या जो भी हो, तो उस पर निगाह लगाना बहुत ज़रूरी है। ड्रग्स का प्रॉब्लम जो है वो भी 27 दिसंबर से तेलंगाना में सर्दी की लहर के हालात गालिब रहने का इम्कान है। 27 दिसंबर से रियासत में दर्जे हरारत में 3 दिन तक कमी देखी जा सकती है। आईएमडी की डायरेक्टर नागरत्ना ने कहा कि आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल जैसे अजला में सर्द मौसम की सूरत हाल हो सकती है और दीगर मुकामात पर दर्जे हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहने का इम्कान है। आईएमडी ने दर्जे हरारत में कमी के पेश नज़र आवाम को चौकस रहने की हिदायत दी है। दूसरी तरफ शुमाल मशरकी सिंध से हवाओं के बहाव में कमी की वजह से रियासत में गुज़िश्ता 2 दिनों में दर्जे हरारत में इजाफा देखा गया है। हैदराबाद के कुछ हिस्सों में बशमूल सिकंदराबाद, बेगमपेट, जोबरी हिल्स, अंबरपेट और कुकटपल्ली में जुमा को रात का दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहा। रियासत भर में आदिलाबाद में सबसे कम दर्जे हरारत 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दीगर अजला जहां रात का कर्फ्यू जुमेरात को 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया, वो रंगारेड्डी, कुमारम भीम, आसिफाबाद, संगारेड्डी और निर्मल अजला शामिल हैं। रियासत गिर मुहिम के एक हिस्से के तौर पर चित्तूर जिले के फिल्म थिएटरों के साथ अहलकार सख्ती से निमट रहे थे। अब तक उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर एक ही दिन में 52 थिएटरों को बंद करने की नोटिस जारी की और कहा कि क़वायद और ज़वाबित की अदम तामील की बुनियाद पर मज़ीद जारी रहेगा। खंडा और पुष्पा जैसी बड़ी बजट की फिल्मों की नुमाइश करने वाले बहुत से थिएटरों की बंदिश ने अवाम के साथ साथ लोगों में कतार शुरू कर दी है। रेवेन्यू और दीगर लाइन डिपार्टमेंट के अफसरान ने ज़िले भर में फिल्म थिएटरों का मुआयना किया है और बंद करने के नोटिस जारी किए हैं, जिनमें मदनापल्ली में 7, कुप्पम, बायलर, पेगनूर और पालेमार में 4-4, वी कोटा में 3 और बी कोटा में काली केरी में 2 शामिल हैं और 2 मुप्पे चेरला चंदा का हवाला में शामिल हैं। जॉइंट कलेक्टर पी राजाबाबू ने वाज़ेह किया कि थिएटरों को बंद करने के नोटिस जारी करने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। बहुत से थिएटर पिछले 4-5 सालों से अपने लाइसेंस की तजदीद करने में नाकाम रहे, लेकिन वो फिल्में दिखा रहे थे, जो एक बड़ा मसला था। मज़ीद बरआं व नमकीन और मशरूबात के लिए हद से ज़्यादा कीमतें वसूल कर रहे थे। उन्हें नर्क ज़ाहिर करने की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा करने से नाकाम रहे। थिएटर में बैतुल खला की देखभाल नाक़िस थी और हिदायत के मुताबिक नहीं थी। थिएटर इंतज़ामिया के पास फायर डिपार्टमेंट, बिजली, सैनिटरी डिपार्टमेंट वगैरह से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं थे, जो थिएटरों के बंद होने की बुनियादी वजूहात हैं।
इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।